हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स जो है उसके अंदर ब्रोंकियोडायलेटर एक कैटेगरी है। वो हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रोंकियोडायलेटर में काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं। तो सबसे पहले जो ब्रोंकियोडायलेटर में जो ड्रग्स आती हैं वो उसमें पहली जो हमारी कैटेगरी है वो सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं। उन्हीं को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम इस लेक्चर में हम उसकी मैकेनिज्म एक्शन डिस्कस करेंगे, यूजेस और एडवर्स इवेंट उसके डिस्कस करेंगे, और अलग अलग जो उसकी ड्रग्स हैं उनको भी चार्ट बनाकर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। तो आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और इससे पहले हम अस्थमा के अलग अलग लेक्चर दे चुके हैं, जैसे अस्थमा का ओवरव्यू मैंने दे दिया है, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी का और अस्थमा का क्लासिफिकेशन, ये उसी सीरीज में 4th लेक्चर है हमारा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या ब्रोंकियोडायलेटर्स हैं। तो ब्रोंकियोडायलेटर्स में हमारे पास में सिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं, ओके। और सिम्पैथोमाइमेटिक में दो ड्रग्स आती हैं, एक तो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स हैं और सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। अगर हम नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स की बात करें तो उसमें कौन सी है, इफेड्रिन आ गई, क्लियर। और सेलेक्टिव की अगर हम बात करें दो इसमें कैटेगरी हैं, एक लॉन्ग एक्टिंग है और एक शॉर्ट एक्टिंग है, क्लियर। तो दो तरह की ड्रग है। और सेलेक्टिव भी कौन सी वाली सेलेक्टिव है, यहाँ पर पर्टिकुलरली जो सेलेक्टिव है वो बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग्स है, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स है। तो आज की इस लेक्चर में हम सेलेक्टिव बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स को ही डिस्कस करेंगे और नॉन सेलेक्टिव को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव आज की डेट में जो है वो मार्केट में यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। मोस्टली सेलेक्टिव ड्रग्स ही यूटिलाइज हो रहे हैं। तो नॉन सेलेक्टिव को जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया, इनिशियली इनको यूज़ किया जाता है बट आज की डेट में इनको यूज़ नहीं किया जाता है। तो जिनको यूज़ किया जाता है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स का हम मैकेनिज्म एक्शन देखने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, ब्रोंकियल ट्री है। अब ब्रोंकियल ट्री में ये हमारे पास में लार्ज ब्रोकाइज है और ये जो है ब्रांच्ड ब्रोकाई है। यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। तो जो लार्ज है उसमें जो है मस्करेनिक रिसेप्टर आपको मिलेगा, और जो ब्रांचिंग है स्मॉलर ब्रोकाई है उनमें हमें क्या मिलेगा, बीटा 2 रिसेप्टर की प्रेजेंस मिलेगी। तो जो ब्रांचिंग वाली ब्रोकाई है उसमें काफ़ी सारा बीटा 2 रिसेप्टर आपको मिलेगा। ये हमने जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू बताया हुआ है कि इस तरह से जो है ब्रोंकियल जो है स्मूथ मसल्स होती हैं ये, क्लियर। अब इसी को हम लार्जर वे में देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है सिम्पैथोमाइमेटिक के केस में। देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल का डायग्राम है, ओके। और इस ब्रोंकियल स्मूथ मसल में अगर आप आउटर मोस्ट एरिया देखोगे तो ये आउटर मोस्ट एरिया क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं ये लेयर्स की फॉर्म में, ये हमारे पास में क्या हो गए, दीज आर व्हाट, मायोफाइब्रिल्स। ये हमारे पास में क्या हो गई, ये मायोफाइब्रिल्स हो गई, क्लियर। अब जो मायोफाइब्रिल्स है वही यहाँ पर ब्रोकाई में क्या हो जाती है, मायोफाइब्रिल में ही कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और इसी वजह से ब्रोंकियल स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इन मायोफाइब्रिल्स में रिलैक्सेशन लेके आना है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक के थ्रू। तो वो कैसे आएगा वो देखते हैं। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन पर ही एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अवेलेबल होता है। तो ये देखिए ये हमारे पास में जो हमने बनाया है ये क्या है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बनाया है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर में जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है बीटा 2, और ये कैसा रिसेप्टर होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। कैसा होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो ये हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, क्लियर। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आप जानते हैं ये 7 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन का होता है। कैसा होता है, 7 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन का होता है। और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसका नाम रखा गया, इसका मतलब जो रिसेप्टर है उस पर जी प्रोटीन्स होंगे। तो कौन कौन से जी प्रोटीन्स होते हैं वो देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जी प्रोटीन में जी एस अल्फा है, उसके बाद हमारे पास में बीटा है और ये गामा है। तो बीटा गामा जो है हमारे पास में डाइमर की फॉर्म में अवेलेबल होता है और जी एस अल्फा सिंगल फॉर्म में होता है। तो ये जी एस अल्फा बीटा और गामा
अल्फा बीटा और गामा इस तरह से हमारे पास में जीपीसीआर जो रिसेप्टर है उस पर कपल्ड रहता है। अब देखिए क्या होता है, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख ली। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए हमारे पास में जो है एड्रेनर्जिक या एड्रेनलिन, अगर हम मॉलिक्यूल कहें तो एड्रेनलिन हो गया, या हमारी जो ड्रग होगी अगर हम किसको मान के चलते हैं, साल्ब्यूटामोल को लेके चलते हैं। तो साल्ब्यूटामोल जब क्या होती है, यहाँ पर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है उसकी बाइंडिंग साइट पर अगर ये बाइंड करती है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रही है, बाइंड कर रही है। ओके, ये ड्रग क्या हो रही है, बाइंडिंग साइट पर क्या कर रही है, बाइंड करी। जैसे ही ड्रग बाइंडिंग साइट पर बाइंड करेगी, रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे। वो कन्फर्मेशनल चेंज क्यों आएंगे, क्योंकि जैसे ही ड्रग बाइंड करती है तो उस टाइम क्या होता है, ये जो बीटा गामा डाइमर है वो क्या होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। बट क्यों डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो हमारे पास में क्या है, GDP है, और ये हमारे पास में क्या है, GTP है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, GS अल्फा जो है वो क्या करता है, GDP को डिसोसिएट कर देता है और GTP के साथ बाइंड कर जाता है, GTP के साथ बाइंड कर जाता है, और बीटा और गामा डाइमर जो है वो डिसोसिएट होकर इससे अलग हो जाता है। तो ये बीटा और गामा डाइमर तो अलग हो गए, और GS अल्फा और GTP क्या हो गए, एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, GS अल्फा आ गया, और ये हमारे पास में क्या आ गया, GTP आ गया। क्लियर। अब ये GTP और GS अल्फा ये क्या कहाँ जाकर बाइंड कर जाएंगे, ये सेल मेम्ब्रेन पर ही हमारे पास में क्या है, एडिनाइल साइक्लेज अवेलेबल है। क्या है, दिस वन इज द एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज है, ये GS अल्फा और GTP इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। जैसे ही दोनों इसके साथ एसोसिएट होते हैं वो इसको एक्टिवेट कर देते हैं, एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने से ATP जो है वो क्या होता है, साइक्लिक AMP में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडिनाइल साइक्लेज जो है क्या करता है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर जो है साइक्लिक AMP का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब साइक्लिक AMP का अमाउंट बढ़ जाता है तो साइक्लिक AMP क्या करता है, साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज A को फास्फोराइलेट कर देता है। दोबारा से बोलता हूँ, साइक्लिक AMP क्या करता है, साइक्लिक AMP विल फास्फोराइलेट टू साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज A। ये प्रोटीन काइनेज A जो है उसको क्या कर देता है, फास्फोराइलेट कर देता है। अब हमारे पास में प्रोटीन काइनेज A है, और प्रोटीन काइनेज A जो है वो क्या हो गया, फास्फोराइलेट हो गया। प्रोटीन काइनेज बहुत सारी एक्टिविटी करता है, उनमें से क्या है इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जैसे फॉस्फोलिम्बेन है, ठीक है, इसके अलावा ट्रोपोनिन है। यहाँ हमारे केवल काम का फॉस्फोलिम्बेन है, तो मैं फॉस्फोलिम्बेन की ही बात करूंगा। तो फॉस्फोलिम्बेन जो है, फॉस्फोलिम्बेन का प्रोटीन काइनेज फर्दर क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेशन कर देता है। इसका क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेशन। इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा फॉस्फोलिम्बेन का। फॉस्फोलिम्बेन का फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दीज आर व्हाट, कैल्शियम मॉलिक्यूल। ये हमारे पास में साइटोप्लाज्म है, दिस इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में अंदर हमारे पास में क्या है, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये कैल्शियम मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। दिस इज व्हाट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम का सीक्वेस्ट्रेशन हो जाता है। तो कैल्शियम जितना भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है वो कहाँ आ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में जो है वो कैल्शियम का लेवल क्या आ जाएगा, डाउन आ जाएगा। कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। कैल्शियम का लेवल अगर डाउन हो जाएगा तो जब कैल्शियम क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल आयन है, और साइटोप्लाज्म में अगर कैल्शियम कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और यही हम चाह रहे हैं कि ब्रोकियल स्मूथ मसल के अंदर, मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या आ जाए, रिलैक्सेशन आ जाए। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्शन है वो कौन करता है, साइक्लिक AMP के हायर प्रेजेंस में प्रोटीन काइनेज A जब फास्फोराइलेट हो जाता है तो फॉस्फोलिम्बेन जो है कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सीक्वेस्ट्रेटेड कर देगा। इसलिए कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म में कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, मायोफाइब्रिल मतलब ब्रोकियल स्मूथ मसल के अंदर क्या आ जाएगा, रिलैक्सेशन आ जाएगा। तो ये जो है इसका मेजर एक्शन है। अब देखिए दूसरा एक्शन क्या है, एक एक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा साइक्लिक AMP है उसकी वजह से क्या हो रहा है। दूसरा जो हमारा साइक्लिक AMP है,
साइक्लिक AMP वो क्या कर रहा है, वो जो है साइक्लिक AMP मास्ट सेल और जो दूसरी अदर इंफ्लामेटरी सेल्स हैं, मास्ट सेल एंड अदर इंफ्लामेटरी सेल्स, इन सब सेल से क्या करता है, इन सब सेल से जितने भी इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं उनकी रिलीज को कम करता है। तो ये क्या करता है, डिक्रीज रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी मीडिएटर। क्लियर? तो दो काम हो गए, पहला काम हमारा हो गया रिलैक्सेशन और सेकंड वर्क हमारा ये हो गया कि मास्ट सेल और अदर इंफ्लामेटरी मीडिएटर उनसे जो इंफ्लामेटरी मीडिएटर है उनकी रिलीज को कम कर देता है। तो 95% जो वर्क है वो रिलैक्सेशन पे डिपेंड है और 5% जो है वो साइक्लिक AMP का इन्वॉल्वमेंट इंफ्लामेटरी मीडिएट्स की रिलीज को कम करने का। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर मैकेनिज्म एक्शन समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पर जो अलग अलग ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, वो किस तरह से उनकी एडवर्स इवेंट है और कि कहाँ उनको यूज कर रहे हैं। तो ये सारे फार्माकोलॉजी उनकी क्या है वो सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक, और यहाँ पर अब हम जो है साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, दो हमारे पास में कौन सी ड्रग होगी, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगी। कौन सी एक्टिंग ड्रग होगी, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हो गए। इनके बारे में हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम साल्ब्यूटामोल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए साल्ब्यूटामोल क्या है, हाईली सेलेक्टिव है, किसके लिए, हाईली बीटा 2 सेलेक्टिव ड्रग है। क्लियर? और इसकी सेलेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दो तरह की फॉर्म है, इसको हम ओरल भी ले सकते हैं और इनहेल भी कर सकते हैं। सेलेक्टिविटी इंक्रीज कब होती है, जब हम इसको इनहेल करते हैं तब इसकी सेलेक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये बात आप याद रखिएगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो क्या है, अगर हम इसको इनहेल करते हैं प्रेशर मीटर डोज इनहेलर से, किससे, प्रेशर मीटर डोज इनहेलर से अगर हम इसको इनहेल करते हैं तो ब्रोंकियोडाइलेशन जो है एक्शन इसका वो विद इन 5 मिनट्स में आ जाता है। और लास्ट कब तक लास्ट करता है वो एक्शन, 2 to 4 आवर्स तक लास्ट करता है। क्लियर? तो 2 to 4 आवर्स तक इसका एक्शन जो है लास्ट करता है, मतलब फास्ट एक्टिंग है। बायोअवेलेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो 50% इसकी क्या है, बायोअवेलेबिलिटी है। अगर हम एडवर्स रिएक्शन इसकी देखें कि एडवर्स रिएक्शन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि एडवर्स रिएक्शन कैसे क्या है इनकी। तो एडवर्स रिएक्शन आप देखिए, दो वर्ड मैंने यहाँ पर बोले हैं, रैट और NMPH, इन दो वर्ड से हम इनको याद रखेंगे, रैट और NMPH। ठीक है? तो इसकी फुल फॉर्म में भी आप लोगों को बताता हूँ। R से हमारा क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, A से एंकल एडिमा, T से जो है हमारा थ्रोट इरिटेशन, N for nervousness, M for muscle edema, P for palpitation और H for hypokalemia। तो ये इसको याद कैसे आप करोगे, RAT रैट, इस तरह से रैट और NMPH, राहुल गांधी, RA मतलब राहुल गांधी, टारगेट नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है जिसको, राहुल गांधी किसको टारगेट करता है, जो नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर हैं उनको टारगेट करता है। तो RAT रैट, रैट वर्ड भी आपको याद हो जाएगा, और NMPH नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो R फॉर रेस्टलेसनेस हो गया, A फॉर एंकल एडिमा हो गया, T फॉर थ्रोट इरिटेशन, N फॉर नर्वसनेस, M फॉर मसल एडिमा और P फॉर पाल्पिटेशन और H फॉर हाइपोकेलिया। इनमें से जो 3 साइड इफेक्ट है वो डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट है। एक तो कौन सा है, मसल एडिमा, हाइपोकैलेमिया और एंकल एडिमा, ये तीनों जो हैं इसके डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट हैं। ये आप लोगों को याद रखने हैं। मसल एडिमा दैट इज 1, ओके, एंड हाइपोकैलेमिया यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, इसका यूज जो किया जा रहा है साल्ब्यूटामोल का अबॉर्ट द अस्थमैटिक अटैक, जो अस्थमैटिक अटैक आता है उसको अबॉर्ट करने में यूज आ रहा है। और बेसिकली जो इसका सिंगल एनंशियोमर फॉर्म है वो क्या करता है, जो रेसिमेट फॉर्म है, ये आर रेसिफेट फॉर्म जो है उसके जो एडवर्स इवेंट है उसको कम कर देता है। तो जो सिंगल एनंशियोमर इसकी जो फॉर्म अवेलेबल है वो रेसिमेट फॉर्म के एडवर्स इवेंट को कम कर देती है। मतलब कि अगर हम सिंगल एनंशियोमर देंगे तो इसमें एडवर्स इवेंट कम आएंगे। तो ये तो हमारा सबके किसके बारे में हो गया, साल्ब्यूटामोल के बारे में। अब हम टर्ब्यूटालिन को देखते हैं। देखिए टर्ब्यूटालिन क्या है, अगर हम साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन को दें तो इससे क्विक रिवर्सल आता है। किस तरह का, अस्थमा में, अस्थमेटिक अटैक में क्विक रिवर्सल
आता है। तो पहली चीज़ तो हमारी होगी कि साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन को अगर हम साथ में देते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, क्विक रिवर्सल आ जाएगा। दूसरा, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है, मतलब कि खराब हो जाती है, वर्सन हो जाता है उसमें, ठीक है। दोज हु रिक्वायर रेगुलर यूज ऑफ मेडिकेशन, तो यहाँ पर क्या है कि जो टर्ब्यूटालिन है अगर हम उसका रेगुलर यूज़ करेंगे और जिसको भी रेगुलर यूज़ चाहिए मेडिकेशन का अस्थमा में, तो उसको क्या करना चाहिए, बेसिकली टर्ब्यूटालिन की वहाँ ज़रूरत नहीं, वहाँ हम क्या देंगे, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स और साल्मेटेरॉल दिया जाएगा। वहाँ पे क्या दिया जाएगा, साल्मेटेरॉल दिया जाएगा, विद और विदाउट, अगर या तो सिंगल इनहेल्ड स्टीरॉइड से काम चल जाएगा या उसके साथ में साल्मेटेरॉल दिया जाएगा। टर्ब्यूटालिन भी नहीं देंगे और साल्ब्यूटामोल भी नहीं देंगे। तो टर्ब्यूटालिन हम देंगे कहाँ, तो टर्ब्यूटालिन इज यूज फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर वीजिंग जो होता है। यहाँ पर मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे कि जो क्रोनिक अस्थमा होता है उसके अंदर वीजिंग जो होता है, अगर वीजिंग का जो सिम्टम है उससे पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो यहाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए टर्ब्यूटालिन का यूज कॉम्बिनेशन में किया जाता है साल्ब्यूटामोल के साथ में। क्लियर एवरीवन। तो ये तो हमारी हो गई शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। आइए अब देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग किस तरह से एक्ट करती हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में बेम्बूटेरॉल है। बेम्बूटेरॉल जो है बाइकार्बोनेट एस्टर है, एस्टर प्रोड्रग ऑफ टर्ब्यूटालिन। क्लियर, ये बाइकार्बोनेट एस्टर है, इस पे काफी बार क्वेश्चन भी आ चुका है जीपेट में। तो ये बाइकार्बोनेट एस्टर है, किसका एस्टर है, प्रोड्रग है टर्ब्यूटालिन का। यूज हम इसको कहाँ कर रहे हैं, ये नॉक्टर्नल अस्थमा में यूज आ रहा है, नॉक्टर्नल अस्थमा में यूज आ रहा है और क्रोनिक अस्थमा में यूज आ रहा है। ओके, क्रोनिक अस्थमा में यूज आ रहा है। क्लियर। और कब हम इसकी डोज जो देती है वो कैसी रहती है, सिंगल डोज हम इवनिंग में देते हैं बेम्बूटेरॉल की। क्लियर। नाउ साल्मेटेरॉल को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है और मार्केट में काफी यूटिलाइज हो रही है। सो इट इज अ फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर विद स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है बट लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। और अगर हम देखें कि इसकी बीटा 2 सेलेक्टिविटी और लाइपोफिलिसिटी ऑर्डर दोनों का ही, बीटा 2 सेलेक्टिविटी अगर हम साल्मेटेरॉल और साल्ब्यूटामोल के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका ज्यादा है, चाहे अगर हम बात करें कि वो एक्शन बीटा 2 सेलेक्टिविटी का हो या लाइपोफिलिसिटी का, दोनों ही साल्मेटेरॉल का ज्यादा है। तो ये आप याद रखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि बीटा 2 सेलेक्टिविटी और लाइपोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है साल्मेटेरॉल और साल्ब्यूटामोल के अंदर। तो यहाँ मैंने आंसर भी आप लोगों को दे दिया है। अगर हम इसको रेगुलर यूज करें तो अस्थमेटिक कंडीशन जो होती है वो वर्सन ही होती है, अस्थमा जो है वो वर्सन ही होता है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स में उनमें यही पता चला है। यूज हम इसको कहाँ कर रहे हैं, एक तो नॉक्टर्नल अस्थमा में किया जा रहा है और सीओपीडी में भी इसको यूज कर रहे हैं। और दूसरा इसको कब यूज कर रहे हैं, इनहेल स्टीरॉइड्स जब हम लेते हैं उसके साथ इसको यूज किया जाता है। और कहाँ यूज नहीं करना है इसको साल्मेटेरॉल को, जब एक्यूट अस्थमा के सिम्टम, किसके सिम्टम हो, एक्यूट अस्थमा के सिम्टम्स हो, तब हमको इसको यूज नहीं करना है। क्लियर। और इसकी जो डोज है वो ट्वाइस डेली डोज होती है। क्लियर एवरीवन। तो इसके साल्मेटेरॉल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न हो गए होंगे। आइए देखते हैं फॉर्मोटेरॉल जो नेक्स्ट ड्रग है वो क्या, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है ये और इनहेल डोज एक्टिंग फॉर 12 आवर्स। देन फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका। अगर हम फॉर्मोटेरॉल और साल्मेटेरॉल में कंपैरिजन करें तो फॉर्मोटेरॉल का फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी आपका जीपेट और नाइपर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से किसका फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। अगर हम इसका यूज देखें तो ये मॉर्निंग टू इवनिंग राउंड द क्लॉक हमें जो है रिलीफ देती है ब्रोंकियोडाइलेशन के लिए। तो मॉर्निंग टू इवनिंग इसका यूज किया जाता है। फॉर्मोटेरॉल का लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो हमने ब्रोंकियोडाइलेटर पर्टिकुलरली बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक डिस्कस किए हैं उनका मैकेनिज्म एक्शन समझ में आया होगा। और जो अलग अलग ड्रग है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, वो उनका फार्माकोलॉजी क्या है, उनका यूज क्या है, थेरापेटिक यूजेस क्या है और एडवर्स इवेंट उनके क्या क्या हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।